हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे राजस्थान में इस साल तीसरा सबसे बड़ा विमान हादसा। दोस्तों, बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का MiG-29 हुआ क्रैश। दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर। तो वहीं दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी के खिलाफ सिंगापुर को मिला भारत का साथ। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर होगी बहुत बड़ी चर्चा। तो वहीं बताएंगे क्या पाकिस्तान में रद्द हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी और SCO समिट। शहबाज शरीफ सरकार के हाथ पैर फूले। जी हाँ, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी दौर में कह दिया, मैं हिंदू और इंडिया का बहुत बड़ा फैन। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की, जहां राजस्थान में इस साल का तीसरा बड़ा विमान हादसा। बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का MiG-29 हुआ क्रैश, पायलट लेकिन सुरक्षित। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के बाड़मेर में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ वायुसेना का MiG-29 फाइटर प्लेन कवास के पास क्रैश हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही नगाना थाना पुलिस और वायुसेना के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। अच्छी बात यह रही कि दुर्घटना में पायलट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। वायुसेना ने एक बयान जारी कर बताया कि हादसे में पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये जानकारी दी गई है कि हादसे में पायलट सुरक्षित है। हालांकि वायुसेना का कहना है कि यह हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, यानी कि पायलट की सूझबूझ से बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते टली है। इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी के खिलाफ सिंगापुर को मिला भारत का साथ। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर होगी चर्चा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से ब्रुनेई और सिंगापुर की आधिकारिक यानी ऑफिशियल यात्रा पर होंगे। सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए सुल्तान हाजी हसनल बोल किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 3 से 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों को हाल ही में 40 साल पूरे हुए हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ब्रुनेई यात्रा है। ब्रुनेई के बाद 4 से 5 सितंबर को पीएम मोदी जी सिंगापुर की यात्रा पर होंगे। यहाँ पर निवेश और पर्यटन से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी 6 सालों के बाद सिंगापुर के दौरे पर जा रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और उसकी दादागिरी को कम करने के लिए भारत सरकार हमेशा से ही प्रयासरत रही है। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और इन आसियान देशों के बीच में एक मजबूत संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास होगा। जी हाँ, ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, बीजेपी ने शुरू किया सदस्यता अभियान। प्रधानमंत्री मोदी बने पहले सदस्य। 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का है लक्ष्य। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को पहली सदस्यता की पर्ची दी। बीजेपी को देश भर में 10 करोड़ नए कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य है। जेपी नड्डा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश का प्रधान सेवक होने के नाते 140 करोड़ देशवासियों के नेतृत्व करने के नाते प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब के लिए वो आदर्श हैं। उन्होंने हमेशा इस बात को अपने आप में जिया है कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन प्रथम है। संगठन को जब भी आवश्यकता पड़ी है, व्यस्ततम समय में भी वो पार्टी को आगे बढ़ाने की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि जब अमित भाई शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय उन्होंने सदस्यता अभियान को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कहा था कि हम संगठन के रास्ते बदलेंगे, संगठन के तरीके बदलेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कमल के निशान के साथ चलना चाहते हैं उनका हम पार्टी में समावेश कर सकें। दोस्तों, वहीं बता दें, पाकिस्तान में रद्द हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी और SCO समिट। क्या वाकई में ऐसा है? शहबाज शरीफ की सरकार के खुले हाथ पैर। दोस्तों, पाकिस्तान जोर शोर से चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन की तैयारियां कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका सपना अधूरा ही रह जाएगा। बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने जिस तरह से आतंकी हमले शुरू कर दिए हैं, उससे पाकिस्तान में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन पर भी ग्रहण लग सकते हैं। पिछले महीने के अंत में बलूचिस्तान में अलगाववादियों के कोऑर्डिनेट हमलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इन आतंकवादियों ने सरकारी बलों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत परियोजनाओं को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा है कि इन हमलों का मकसद शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को बाधित करना था और 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को प्रभावित कर सकता है। इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान आने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और जो बलूच लोगों का घर है, वो लंबे समय से अलगाववादी विद्रोह का केंद्र रहा है। अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद ये क्षेत्र आर्थिक रूप से चिंतित बना हुआ है। दोस्तों, वहीं बता दें,
सोशल मीडिया पर छाया डोनाल्ड ट्रंप का भाषण। पहली बार इतना वायरल हुआ भाषण। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं हिंदू हूं और इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूं। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो खुद को हिंदू और भारत का फैन बता रहे हैं। ये भाषण एक चुनावी रैली का है, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो हिंदू और भारत के बहुत बड़े फैन हैं। हालांकि वायरल वीडियोस में दावा किया गया है कि यह भाषण इस बार के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान किया, लेकिन हमारी पड़ताल में पता चला है दोस्तों कि ये वीडियो पुराना है और 2016 के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान की है, जिसको इस बार वायरल किया जा रहा है। अब ऐसे में इस सच झूठ की दुनिया में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी था कि पुरानी वीडियोस को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो नई ही हो। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट ने मचाया बवाल। कमला हैरिस की जीत हुई तो अमेरिकी झंडा जलाएंगे मुस्लिम। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट ने अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने मुसलमानों से जोड़ते हुए डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस पर निशाना साधा। ट्रंप ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप ने जो पोस्टर साझा किया उसमें टोपी पहने मुस्लिम आइडेंटिटी के लोग अमेरिकी झंडा जलाते दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर को साझा करते हुए ट्रंप ने लिखा कि अपने पड़ोसियों से मिलिए, यदि अमेरिका में कमला हैरिस की जीत हुई तो आपके आसपास यही होगा। अमेरिका के अंदर इस साल नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, आप सभी जानते ही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने हैं। तो वहीं आपको बता दें, मणिपुर के भाजपा विधायक ने अमित शाह को लिखा पत्र, राज्य से केंद्रीय बल हटाने का किया अनुरोध। दोस्तों, मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच रिश्ते अभी भी खींचतान में चल रहे हैं। इसी बीच मणिपुर के भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने कल केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बलों को हटाने का अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में राजकुमार इमो सिंह ने बताया कि यदि केंद्रीय बल ऐसा करने में सफल नहीं रहते हैं तो उनको वापस बुला लिया जाए और जातीय संघर्ष प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के प्रयास के लिए राज्य सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा के विधायक राजकुमार इमो सिंह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद भी हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी शांति बहाल नहीं कर पा रही है, इसीलिए बेहतर है कि ऐसे बलों को हटा लिया जाए जो ज्यादातर मूक दर्शक के रूप में खड़े रहते हैं। उन्होंने इस बात को माना है कि राज्य सरकार और जनता के साथ सहयोग की कमी के कारण हाल में असम राइफल्स की कुछ इकाइयों को वापस बुला लिया गया है। वहीं बता दें, कनाडाई वीजा लेकर अमेरिका में अवैध घुसने वाले भारतीयों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल। बाइडेन सरकार के जानकारी सुनते ही उड़े होश। कनाडाई वीजा लेकर अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने वाले भारतीयों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और जो आंकड़े सामने आए हैं उसे देखकर बाइडेन प्रशासन के होश उड़ गए हैं। पता चला है कि भारी संख्या में भारतीय कनाडा के रास्ते अमेरिका में घुस रहे हैं। द इंडियन की रिपोर्ट ने आंकड़ों के आधार पर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कनाडा से अमेरिका में पैदल आने वाले बिना दस्तावेज वाले भारतीयों की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले जून 2024 में 5,152 बिना दस्तावेज वाले भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए, जो मैक्सिको से आने वाले लोगों की संख्या में ज्यादा है। इस वृद्धि ने कनाडा की वीजा जांच प्रक्रिया और पार गमन को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं पता ये भी चला है कि ये भारतीय इस तरह से यात्रा करते हैं, उन्हें यूके में रुकना पड़ा और इस दौरान वो यूके में शरण लेने की कोशिश करते रहे हैं, जिसने भारतीय यात्रियों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो वहीं आपको बता दें, तीसरा जल बंटवारा संधि पर भारत से बातचीत फिर शुरू करना चाहती है बांग्लादेश की यूनुस सरकार। जताई इच्छा, आखिर क्या है रीजन? बता दें, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में जल संसाधन मामलों की सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने कहा है कि सरकार तीसरा जल बंटवारा संधि पर भारत के साथ फिर से बातचीत शुरू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऊपरी तटवर्ती और निचले तटवर्ती देशों को जल बंटवारे पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हसन ने भरोसा जताया है कि भारत के साथ तीसरा संधि एवं अन्य जल बंटवारा संधियों पर विवाद को बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका तो बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक दस्तावेजों और सिद्धांतों पर विचार कर सकता है। जी हां, सैयदा रिजवाना हसन ने रविवार को एक साक्षात्कार में कहा कि मैंने यानी बांग्लादेश में सभी संबंधित पक्षकारों से तीसरा जल बंटवारा मुद्दे पर चर्चा किया है। चर्चा में हम सभी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि तीसरा नदी संधि के संबंध में हमें प्रक्रिया और संवाद को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। तो वहीं बता दें, मंगोलिया पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या होंगे गिरफ्तार? आईसीसी ने जारी किया है अरेस्ट वारंट। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे हैं। मंगोलिया रूस का पड़ोसी देश है। उनकी ये यात्रा जापानी सेना पर सोवियत मंगोलियाई सैनिकों की संयुक्त जीत की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। पुतिन सोमवार शाम को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार
कटार पहुंचे, जिसे पहले उलान बटोर नाम से जाना जाता था। पुतिन के मंगोलिया पहुंचते ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जारी उनकी गिरफ्तारी वारंट की फिर से चर्चा होने लगी है। मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। जी हां, रूसी मीडिया स्पुतनिक ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस मंगोलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केस का सामना करेंगे पुतिन दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेशों को रत्ती भर भी मानेगा। तो वहीं आपको बता दें, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए 240 इंजन खरीदेगा वायुसेना। CCS कमेटी ने दे दी मंजूरी। बता दें, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने सोमवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 240 एरो इंजन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट जानकारी दी है। एक बयान में कहा गया है कि इन एरो इंजन की आपूर्ति 1 वर्ष के बाद शुरू होगी और 8 वर्षों की अवधि में पूरी होगी। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की सबसे शक्तिशाली और सबसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों के बेड़े में से एक है। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2 सितंबर को HAL से वायुसेना के Su-30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों वहीं बता दें, बांग्लादेश खूबसूरत देश है। जी हां, जमात इस्लामी सुव्यवस्थित पार्टी है। दरअसल चीन ने बांधे बांग्लादेश के तारीफों के पुल। दोस्तों क्या रहा कारण, बता दें, बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वैन ने जमात इस्लामी को सुव्यवस्थित राजनीतिक पार्टी बताया है। उन्होंने सोमवार को ढाका के मोग बाजार में जमात के केंद्रीय कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान चीनी राजदूत ने पार्टी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान के साथ शिष्टाचार मुलाकात भी की। मार्च 2010 में युद्ध अपराधों के लिए मुकदमे शुरू होने के बाद से किसी भी राजनयिक ने जमात के कार्यालय का दौरा नहीं किया है। पुलिस ने सितंबर 2011 में जमात के कार्यालय को सील कर दिया था। हालांकि इस वर्ष अमेरिका में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के कारण शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद इसे फिर से खोल दिया गया। वहीं आपको बता दें, इजराइल के हथियारों की मुरीद हुई दुनिया। भारत ने तो तोड़ दिए सारे के सारे रिकॉर्ड। दोस्तों आप भी भारतीय होने पर गर्व करेंगे। बता दें, इजराइल एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से निपटने में उसे अपना पूरा सैन्य संसाधन झोंकना पड़ा है। इसके बावजूद इजरायली हथियार निर्यात ने इस बार नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस इजरायली हथियार निर्यात पर अब तक कोई असर नहीं पड़ा है। बता दें, इजरायली हथियार निर्माता कंपनियां राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और एल्बिड सिस्टम्स के बनाए हथियारों की डिमांड काफी ज्यादा है। इन्होंने निर्यात के साथ इजरायली सेना के लिए भी पर्याप्त मात्रा में हथियारों का उत्पादन किया है। एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि राफेल ने 2024 की दूसरी तिमाही में $1.1 बिलियन के हथियार बेचे हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25% की वृद्धि दर्शाता है। राफेल को कुल $3.8 बिलियन के ऑर्डर मिले हैं, जो 2023 की पहली तिमाही नहीं बल्कि छमाही की तुलना में 34% की वृद्धि दर्शाता है। दोस्तों किन देशों ने खरीदे हैं सबसे ज्यादा इजरायली हथियार, तो बता दें, इजरायली हथियार खरीदने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर अमेरिका, भारत और पश्चिमी यूरोप के देश हैं। इसके अलावा कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी इजरायली हथियारों का सौदा किया है। दोस्तों वहीं बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सुंजवान में हुआ आतंकी हमला, मिलिट्री स्टेशन पर गोलीबारी में अपना एक जवान घायल। दोस्तों जम्मू कश्मीर सुंजवान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। मिलिट्री स्टेशन पर गोलीबारी में एक जवान अपना घायल हुआ है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो वहीं बता दें, बेलगोरोड में हुए यूक्रेनी हमले पर बोला रूसी विदेश मंत्रालय, पश्चिमी देशों को लिया आड़े हाथ, 5 लोगों की हुई थी मौत। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से युद्ध जारी है। इस दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के अंदर भारी तबाही मचाई। इसके बावजूद पश्चिमी सहयोग के दम पर आज भी यूक्रेन चट्टान की तरह रशिया के सामने खड़ा है। बीते कुछ दिनों में यूक्रेनी सेना रूस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कई इलाकों को यूक्रेन की सेना ने खाली करा लिया है, साथ ही रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। 30 अगस्त को यूक्रेनी फौज ने रूस के बेलगोरोड इलाके पर हमला कर दिया था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही 46 लोग घायल हुए थे। इस मसले को लेकर अब रूस विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। वहीं बता दें, दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। 6 सितंबर को होगी इनकी पेशी। दोस्तों राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार रात को वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने खान को उनके घर से गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल के समक्ष पेश किया।
इसके बाद ईडी ने इमरान खान की 10 दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में अन्य आरोपियों को मजबूत के साथ उनका सामना करना चाहिए। एजेंसी ने कहा है कि इमरान खान जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, यूरोप में बढ़ रहा रूस का खौफ, दुनिया का यह देश 500 साल बाद बदलने जा रहा अपनी नीति। दरअसल रशिया और यूरोप के बीच बढ़ती दुश्मनी को देखते हुए स्विट्जरलैंड वैश्विक संघर्षों पर तटस्थ रहने की अपनी नीति को बदल सकता है। देश के स्टडी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से डिफेंस के मामलों में अपने सदियों पुराने रुख पर पुनर्विचार करने को कहा है। विशेषज्ञों ने स्विस सरकार को यूरोपीय संघ और नाटो के साथ मिलकर साझा रक्षा क्षमता पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। स्विट्जरलैंड 500 साल से भी ज्यादा समय से यानी 1515 से तटस्थ की नई नीति बना रखी है। इस नीति में बदलाव की सिफारिश विशेषज्ञों के समूह की ओर से पेश की गई रिपोर्ट करती है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, क्राउन प्रिंस ने IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर का किया उद्घाटन। कहा यह भारत और UAE साझेदारी का प्रतीक है। जी हां, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT दिल्ली के अबू धाबी परिसर का क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कल उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रिंस ने स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट छात्रों के पहले बैच का भी स्वागत किया। भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 52 छात्रों का उद्घाटन बैच कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग और ऊर्जा इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल करेगा। वहीं बता दें, बांग्लादेश के गृह सलाहकार से मिले भारतीय राजदूत भारतीयों की सुरक्षा समेत मुद्दों पर की चर्चा। दरअसल बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने सोमवार को अंतरिम सरकार के गृह और कृषि सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात की और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भागीदारी के क्षेत्रों पर चर्चा की। इस दौरान सीमा प्रबंधन, क्षमता निर्माण और बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, नौशहरा सीट से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। पार्टी ने जारी की चौथी लिस्ट। दोस्तों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी की है। लिस्ट में शामिल उम्मीदवार दूसरे चरण में चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को पार्टी ने नौशहरा से टिकट दिया है। यह विधानसभा सीट जम्मू डिवीजन में आती है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। चौथी लिस्ट में बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने लाल चौक विधानसभा सीट से एजाज हुसैन, ईदगाह सीट से आरिफ रजा खान, साहिब से अली मोहम्मद मीर, चारे शरीफ से जाहिद हुसैन और राजौरी सीट से विबोध गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बता दें, ये हमारा पारिवारिक मामला हम बैठकर सुलझा लेंगे। दोस्तों RSS बीजेपी में समन्वय और संबंधों संघ की 2 टुक दोस्तों अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पूरी करने जा रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने सोमवार को कहा कि वो अपने मूल सिद्धांत राष्ट्र प्रथम के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध रहा है। RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने सोमवार को यहाँ संवाददाता सम्मेलन में उस सवाल के जवाब में ये बात कही जिसमें पूछा गया था कि क्या भाजपा सहित संघ प्रेरित अन्य संगठनों के बीच समन्वय की कमी है। उन्होंने कहा कि RSS 100वीं वर्षगांठ पूरी करने जा रहा है, इसीलिए ये एक लंबी यात्रा है। तो वही बता दें, देश भर के किसानों को मोदी कैबिनेट ने दी 7 बड़ी सौगात। अश्विनी वैष्णव ने कहा आमदनी जरूर बढ़ेगी। दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। ये कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है। 2,817 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा। वहीं आपको पूरी जानकारी स्क्रीन पर हमने दिखाई दिया है। दोस्तों किसानों को मोदी सरकार ने कौन कौन सी सौगातें दी हैं, 1 से लेकर के 7 सौगातें दी हैं। तो वहीं बता दें, पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों ने कसी कमर। UPS के विरोध में 96 घंटे तक बांधेंगे काली पट्टी। दोस्तों केंद्रीय सरकार ने पिछले सप्ताह पुरानी पेंशन बहाली के बजाय NPS में सुधार करके नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने UPS का विरोध किया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का UPS पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा चुका है। बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर UPS का विरोध जताया है। NMOPS के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने OPS बहाली के लिए 2 सितंबर से 6 सितंबर तक एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत पूरे देश के शिक्षक एवं दूसरे कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद का नाम मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने
के लिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बस फेसबुक ट्विटर पर जय हिंद।